भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और चुनाव इस लोकतंत्र का महापर्व। लोकतंत्र सशक्त हो, मजबूत हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे जो उसका संवैधानिक अधिकार है। वोट देना बहुत ज़रूरी है, उसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है और पार्टिसिपेशन के लिए आपको नॉलेज, जिसे हम कह सकते हैं कि कौन कौन उम्मीदवार है, उनकी चुनाव घोषणाएं क्या है या आपका जो उम्मीदवार है उसकी योग्यताएं क्या है, ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। मतदान का जो महत्व लोकतंत्र में है उस महत्व को दर्शाने के लिए चुनाव होते हैं और एक प्रहरी जो मतदान करवाता है, जो संवैधानिक प्रहरी है, जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, वो देश में मतदान समय समय पर करवाता है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और चुनाव इस लोकतंत्र का महापर्व। लोकतंत्र सशक्त हो, मजबूत हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे जो उसका संवैधानिक अधिकार है। आगामी 30 अक्टूबर को हिमाचल में बाईपोल इलेक्शंस हैं और इसी कड़ी में आज के अपने इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे मतदान पर, लोकतंत्र की पहचान पर। इस विषय पर बातचीत करने के लिए और मतदान की इंपॉर्टेंस पर आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज दो विशेष मेहमान उपस्थित हैं। आइए उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मैडम शिवानी कपूर जी, जो जर्नलिस्ट हैं, और डॉक्टर वेद प्रकाश जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला में। आप दोनों का हमारे आज के स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। वेद जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जब हम बात करते हैं मतदान की और लोकतंत्र की, तो क्या इम्पोर्टेंस है वोटिंग का डेमोक्रेसी में? देश में मतदान एक पर्व की तरह मनाया जाता है और जहाँ तक मतदान, जब आप लोकतंत्र को समझने की कोशिश करते हैं तो मतदान के तहत ही आप प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जी। और इन प्रतिनिधियों से ही सरकारें बनती है। तो मतदान का जो महत्व लोकतंत्र में है उस महत्व को दर्शाने के लिए चुनाव होते हैं और एक प्रहरी जो मतदान करवाता है, जो संवैधानिक प्रहरी है, जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, वो देश में मतदान समय समय पर करवाता है और कोशिश की जाती है कि लोगों के जो विचार है, लोगों की जो ज़रूरतें हैं, जो पॉलिसीज़ है, एजेंडाज़ है, उनको कहीं ना कहीं सुनिश्चित करने के लिए मतदान करवाया जाए। प्रतिनिधि चुन के जाएँ जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में जाएं, पार्लियामेंट में जाएं और एक ऐसा माहौल बने कि उन प्रतिनिधियों से देश के लिए पूरा का पूरा एक ऐसी व्यवस्था बने कि जहां पर जनहित के लिए जो पब्लिक पॉलिसीज़ जो फॉर्मुलेट होती है, इम्प्लीमेंट होती है और वेलफेयर के फंक्शंस हो। तो मतदान का महत्व लोकतंत्र में है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए जी, जो वोट कर सकता है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आपकी एक मत से जो है वो आप एक अच्छा उम्मीदवार चुनते हो, चाहे वो आपके क्षेत्र के लिए है, चाहे वो आपके राज्य के लिए है, चाहे वो फिर आपके देश के लिए है। तो वोट देना बहुत ज़रूरी है, उसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है और पार्टिसिपेशन के लिए आपको नॉलेज, जिसे हम कह सकते हैं कि कौन कौन उम्मीदवार है, उनकी चुनाव घोषणाएं क्या है या आपका जो उम्मीदवार है उसकी योग्यताएं क्या है, ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने आपस में डिस्कशन किया और आप जाके दे आए, क्योंकि दो तरह के मतदाता होते हैं। एक होते हैं जो पार्टी लाइन पे चलते हैं, जो एक पार्टी से विशेष जुड़े होते हैं, एक होते हैं जो उम्मीदवार को देख के अपना वोट देते हैं। तो मुझे लगता है जो एक नागरिक, जो में से जागरूक नागरिक जिसे हम कहें, कि अपना वोट दे, ज़रूर दें, लेकिन उम्मीदवार को पहले देखें कि उसकी योग्यताएं क्या है, वो आपके लिए क्या कर सकता है, चुनावी घोषणाएं क्या है, उसके बाद मतदान दे, वो बहुत जरूरी है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपके क्षेत्र से जुड़ा कोई व्यक्ति खड़ा है, वो जानता है आपके क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं या वो क्या बेहतर कर सकता है। तो अगर जो दो भी उम्मीदवार हैं उनको आप तुलना करें, परखें उनको, क्योंकि प्रचार बहुत चलता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो अपना तुलना करें, उसके बाद दे और वोट जरूर दें। जी। क्या फ़र्क देखती हैं जो पहले हमारे चुनाव होते थे और जो अब चुनाव हो रहा है? एक कोशिश है कि पारदर्शी तरीके से हो, ईवीएम्स आ गए, वीवीपैट आ गए, तो क्या डिफरेंस देखती हैं आप इलेक्शन प्रोसेस में? देखिए, आधुनिकता जरूर आई है जी। तकनीक जुड़ गई हमारे चुनावों से। वो पहले वाला जो चुनाव प्रक्रिया थी वो नहीं रही, तेजी बहुत आई है। जैसे मतगणना की बात करें तो जल्द जो है वो परिणाम घोषित हो जाते हैं। ये इतनी जल्दी एक आधुनिक उस पर बहुत अच्छा प्रक्रिया से जुड़ा है, बहुत सारी चीज़ें बदलाव हुई। सोच की बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत बदलाव, अगर मतदाता की सोच की बात करें तो बहुत फ़र्क आया है।
मुझे लगता है आज का जो जैसे हम कहते हैं स्मार्ट वोटर जो मुझे लगता है वो है, युवाओं की बात नहीं है, मुझे लगता है कि महिलाएं भी इसमें बहुत आगे आई हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए वोटर्स में ये सोचा जाता था कि महिलाएं सिर्फ अपनी रसोई तक सीमित होती हैं, उन्हें लगता है कि गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़ गए, सब्जी के दाम बढ़ गए, उसी पे वो फोकस रहता है। पर नहीं, मुझे लगता है बीते कुछ सालों से बहुत फर्क आया है महिला मतदाता में। अब वो सिर्फ अपने घर से निकल के अपने क्षेत्र के लिए सोचती हैं, उसके विकास के लिए सोचती हैं, राज्य के विकास के लिए सोचती है। तो मुझे लगता है जो महिला मतदाता है उसमें बहुत फर्क है। युवाओं में भी मैंने ये देखा है कि आप युवाओं में इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का असर रहता है, लोग फेसबुक से जुड़े होते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े होते हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे युवाओं में भी बहुत उत्साह देखा है इस बार इलेक्शन को लेके, खासतौर जो पहली बार मतदान कर रहे हैं उन्हें बहुत रहता है कि हमें फर्स्ट टाइम देना है। उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फीलिंग जो आती है युवाओं में वो बहुत देखने को मिली है। बहुत फ़र्क आया है इस सालों में। मुझे लगता है मतदाता स्मार्ट हुआ है, उन्हें पता है कि उन्हें अपने उम्मीदवार से क्या चाहिए, वो किस तरह का विधायक है, किस तरह का सांसद चाहते हैं। तो मुझे लगता है इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तकनीक तो खैर जुड़ी ही है, आपने देखा है कि हर एक चीज़ इतनी फास्ट हो गई है, पारदर्शिता है, आप चाहे उसकी प्रक्रिया की बात करें, चाहे उसको लेके चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की बात करें, तो फ़र्क बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा। मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जब देश आज़ाद हुआ और देश ने जिस तरीके से अडल्ट फ्रेंचाइज को यूज़ किया और मतदान को बढ़ावा दिया, तो जो शुरुआती दौर में जो आप कह रहे हैं कि जिस स्थिति तक हम आज तक पहुँचे हैं, तो शुरुआती दौर का कि आप मतपेटियों में आप वोट लेते थे और वो एक बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं कि बहुत ही उलझा हुआ एक सिस्टम था, लंबा दौर था, कई दिन लग जाते थे इलेक्शन के लिए। लेकिन ये ईवीएम के आने से, टेक्नोलॉजी के आने से लोगों के जो रिजल्ट्स में बड़ी तेज़ी आई है, रिजल्ट्स एकदम से आ जाते हैं और जो एग्जैक्टनेस जो आप कहते हैं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़े ईजिली आपको अवेलेबल रहती है, लोगों में उत्सुकता बढ़ी है कि एकदम से रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये काफ़ी नई चीज़ें आई है और टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोग अवेयर हुए हैं, लोगों को इलेक्शन कमीशन भी इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस लाता रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि इसमें पारदर्शिता वीवीपैट इंट्रोड्यूस होने से बहुत ट्रांसपेरेंसी इलेक्शंस में है, तो बहुत अच्छी मतगणना के जो उसमें है उसमें बहुत फर्क है। पर जी बिल्कुल। वेद जी, शिवानी जी, चलिए अब स्टूडियो से थोड़ा सा बाहर चलते हैं। गौरव, इस वक्त मैं हूँ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में। अभी आप मेरे बीच देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट मौजूद हैं। आइए जानने की कोशिश ये करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो अब तक जो प्रावधान दिए गए हैं और समय समय पर बदलाव लाए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, और ख़ास तौर पे इस बार दिव्यांग जो मतदाता हैं उनके लिए बहुत सारे प्रावधानों को लागू किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। निर्वाचन आयोग से मेरी काफ़ी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि मैं दृष्टिबाधित हूं और मेरी डिसेबिलिटी 100% है। तो काफ़ी समस्याएं दृष्टिबाधित और अन्य जो डिसेबिलिटी के लोग हैं उनके लिए रहती है, जैसे अपने घर से वहां तक पहुंचना, फिर वहाँ से वापस वहाँ तक पहुँचना, ईवीएम मशीन तक पहुँचना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हमने 2017 से हम देखते आ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो आपका चुनाव आयोग है उनकी तरफ से काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे लिए डिसेबल्स के लिए स्पेशली की जा रही है, जैसे गाड़ी की फैसिलिटी हो या फिर ईवीएम में कुछ स्पेशल चिन्ह की फैसिलिटीज़ हो। इसके अलावा और भी काफ़ी फैसिलिटीज़ जो चुनाव आयोग की तरफ से हमें दी जा रही है। फिर भी अभी काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हम चाहते कि कुछ और चीज़ें कुछ नई की जाए, जैसे व्हील चेयर वगैरह का यूज़ किया जाए, रैंप वगैरह वो किए जाए। इसके अलावा कुछ अदर साइंस वगैरह या फिर मूक बधिर वगैरह जो डिसेबल्ड है उनके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें ऐड की जाए, ताकि मतलब जो दिव्यांग लोग हैं वो भी ईज़िली मत का प्रयोग कर सके। आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे कई गांव हैं जो कि सड़क के साथ कनेक्टेड नहीं हैं, और हमने देखा है कि कई बार कुछ एक जो लोग होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के कार्यकर्ता लोग उनको उठा करके जो है वो पीठ पर उठा करके भी ले जाते हैं, लेकिन उसके पीछे काफ़ी वेस्टेड इंटरेस्ट भी रहते हैं। वो जो आदमी अगर पीठ पर उठा करके किसी दिव्यांग व्यक्ति को जो है वो मतदान केंद्र तक ले जाएगा, तो उसका आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो एक निष्पक्ष जो है वो मत का अधिकार प्रयोग नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि इसके लिए एक स्पेशल कैंपेन्स की और उन लोगों के लिए एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र तरीके से
स्टेट गवर्नमेंट को भी और इलेक्शन कमीशन को पहल करनी चाहिए, जिससे अलग प्रकार के एक लोग, चाहे आर्मी का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे लोकल पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन वो बिल्कुल उन लोगों के माध्यम से उन लोगों को जो है वो मतदान केंद्रों तक लाया जाना चाहिए और उनको भी अच्छा लगेगा, उनको ये लगेगा कि नहीं, हमने जो है वो प्रजातंत्र में या गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में अपना एक योगदान दिया है। कई ऐसी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं जिसमें जो है नए मतदाता एनरोल हों, वो जो है पोलिंग स्टेशंस तक पहुंच पाए। उसमें जैसे आपने बात करी कि किस तरीके से दिव्यांग मतदाता हों या और कई सारी डिसेबिलिटीज़ है, उन मतदाताओं को मतदान जो है करने की सहूलियत जो है मिल पाए। मुझे लगता है चुनाव आयोग को समय समय पर आम व्यक्तियों के बीच में जाकर इस प्रकार के अभियान लेने चाहिए, जिससे कि आम जो हमारा समाज का वर्ग है, एक ऐसा वर्ग जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, जिसके पास ना वाहन की व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक चुनाव ईवीएम तक पहुंचने के लिए नहीं है, उनको किस प्रकार से हम वहां तक पहुंचा सके, उनके अंदर किस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था उनके मन में स्थापित हो, अपने लोकतंत्र के क्या क्या फ़ायदे हैं, लोकतंत्र से हम क्या क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के अभियान लेने चाहिए, ताकि नए वोटर्स में जो है वोटिंग के लिए एक इच्छा शक्ति जाहिर हो। दिव्यांग होते हैं, उनका थोड़ा मतलब जहाँ पे पोलिंग स्टेशन होता है वहाँ तक पहुँचना थोड़ा टफ हो जाता है, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग जो है थोड़ा इलेक्शन कमीशन इस बारे में सोचें कि सबको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे ताकि वो जो आपका पोलिंग स्टेशन तक ईजिली पहुँच सकें। बाई इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में अनाउंस किए जा चुके हैं। आइए जानने की कोशिश ये करते हैं कि महिलाएं, खासतौर पे जो युवा छात्रा हैं, इनकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या सुविधाएं चाहती हैं इलेक्शन आयोग से, निर्वाचन आयोग से। जैसे कि आपने महिलाओं की बात की, तो सबसे बड़ी जो दिक्कत महिलाओं के पक्ष में आती है कि महिलाओं को पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट जो है वो बहुत कम रहता है, वो अपनी पढ़ाई तक ही सीमित रहना चाहती हैं। तो जैसे कि अभी सभी ने कहा कि इलेक्शंस जो हैं वो बेसिक हैं डेमोक्रेसी का, तो ये चीज़ हम सबको जानने की आवश्यकता है कि लोकतंत्र जो है वो तभी मजबूत होगा जब हम अपने प्रतिनिधि को खुद चुनेंगे। तो ये चीज़ जो है वो हमें घर घर तक पहुँचाने की ज़रूरत है, और महिलाएँ जो हैं वो आज एज अ वोटर भी हम देखें तो उनकी प्रतिभागिता बढ़ी है, और आज वो इलेक्शंस में भी हर जगह जो है वो प्रतिनिधि बनकर जो है वो लीडरशिप भी उनकी क्वालिटीज़ आजकल डेवलप हुई हैं। तो उसके लिए चुनाव आयोग जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट मैं उनको करती हूँ। गौरव, आपने देखा कि मिक्स रिएक्शंस हमें देखने को मिले, हमें सुनने को मिले। कई सारे कवायद निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे हैं, कई इवेंट्स प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं, कई वर्कशॉप का आयोजन भी किया जा रहा है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों की जब बात आती है तो उनकी एक अलग समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है ट्रांसपोर्टेशन की, जो कि इसे इलेक्शन आयोग को एड्रेस करना होगा। साथ ही साथ जो दिव्यांग जो मतदाता हैं हमारे, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधानों की भी ज़रूरत है, जो कि समय समय पर निर्वाचन आयोग ने एड्रेस भी किया है और तब्दीलियाँ जारी है। ओवर टू स्टूडियो। तो ये थे व्यूज़ हमारे सोसाइटी से, चाहे वो शिक्षाविद हैं, स्टूडेंट्स हैं, दिव्यांग हैं, वोटिंग को लेकर। और डॉक्टर साहब, जैसे मुस्कान जो है, जो ब्रांड एम्बेसडर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाई, और ये हिमाचल के लिए बड़ी गर्व की बात है कि यहाँ की जो बेटी है, शी हैज़ बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर। और इलेक्शन कमीशन का ये भरपूर प्रयास है कि एवरी पर्सन वोट्स फॉर अ स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, फिर चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो एल्डरली पीपल हो। आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसी कौन कौन सी सुविधाएँ हैं जो इलेक्शन कमीशन ने अब रखी हैं ताकि एवरीवन कैन वोट, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो एल्डरली पीपल हो। हाँ, ये भारतीय लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए जो इलेक्शन कमीशन है वो समय समय पर कुछ नोटिफिकेशन निकालता है। 2019 की जो नोटिफिकेशन है उसमें काफ़ी चेंजेस लाएंगे, जिसमें स्वैप के तहत भी कुछ ऐसा जो भारतीय वोटर्स को, जिसमें आप जो फिज़िकली चैलेंज्ड पीपल है उन लोगों के लिए कोशिश की गई है कि वो लोग दोनों माध्यम से वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बैलेट वोट से भी, बैलेट पेपर से भी उनका वोट लिया जा सकता है। उसका पूरा एक प्रोसीजर उन लोगों ने सेट कर रखा है कि उसमें जो प्रोसीजर है उसमें आप लोगों को पहले रजिस्टर करवाना होगा, फिर रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपका रिटर्निंग ऑफिसर है या जो आपका बूथ लेवल ऑफिसर है वो अपने लेवल पर एक कमेटी बनाएगा, 2 लोगों की कमेटी बनेगी, और उस कमेटी में एक सिक्योरिटी ऑफिसर होगा जिसमें रिकॉर्डिंग होगी, प्राइवेसी का ध्यान रखा जाएगा और उस माध्यम से उनके वोट को लिया जाएगा। और उसमें एक और दूसरा तरीका भी रखा है कि जिसमें वो खुद ब खुद पोलिंग स्टेशन पर जाकर वोट कास्ट कर सकता है, जिसमें वहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ की बात की गई है कि वहाँ पर रैंप होना चाहिए,
व्हील चेयर होनी चाहिए, और एनसीसी और एनएसएस के कुछ लोग वहाँ पर, या इलेक्शन कमीशन के कुछ लोग जो उन लोगों को फैसिलिटेट करे वहाँ पर होने चाहिए। उनके आने जाने की व्यवस्था भी इलेक्शन कमीशन करेगा। तो ये सारी चीज़ें कोशिश कर रहा है इलेक्शन कमीशन की, लोगों की पार्टिसिपेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। वो लोग जो आ नहीं सकते हैं उनके लिए कुछ वीवीपैट का इंतज़ाम किया जाए, जो आ सकते हैं उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए, और जो वोटिंग है वो ग्राउंड फ्लोर में की जाए। ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थ्रू इलेक्शन कमीशन जो चेंजेस लाए हैं, वो इस वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए कि उनके मतदान की भी वैल्यू हो, पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ किया जाए। जी जी, तो ये जी। और मुझे लगता है जो दृष्टिबाधित दिव्यांग हैं उनके लिए बैलेट यूनिट में ब्रेल में भी वो किया है ताकि वो उसको पहचान सके और अपना मतदान कर सके। और एल्डरली पीपल जो है जो 80+ है, इस बार वो किया है कि उनको घरों में जाके पोस्टल बैलेट जो है उनको वो दिए गए हैं, ताकि वो सब इसीलिए है कि हर एक की पार्टिसिपेशन हो। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे कोविड पीरियड में हम लोग हैं, इस पैंडेमिक पीरियड में, तो जो कोविड से भी जो इफेक्टेड जो लोग हैं उन लोगों का जो वोटिंग इंक्रीज़ करने के लिए उसमें भी वीवीपैट और एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया गया है कि उसमें पूरा सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो करके उनके वोट को भी उसके वोट को भी लिया जाएगा। तो ये वोटिंग परसेंटेज और पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करने के लिए किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इलेक्शन का जो उसका जो पर्व है वो पार्टिसिपेशन से चलता है। तो लोगों की अवेयरनेस लोगों में बढ़ाई जाए, लोगों को जागृत किया जाए। आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में कुछ नोडल ऑफिसर्स बनाए जाते हैं जो नुक्कड़ नाटक के तहत काम करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो लीगल एड कमेटी है, उस लीगल एड में भी पंचायत इलेक्शन और जो स्टेट इलेक्शन है और जो पार्लियामेंटेरियन इलेक्शन है उसके तहत नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों के बीच जाकर लोगों को बताया जाता है कि इस मतदान का फ़ायदा क्या है, लोगों का जो व्यू पॉइंट है उसकी रिस्पेक्ट क्या है। तो वो सारी चीज़ें वो होती रहती हैं। जी, गवर्नमेंट चाहे कोई भी स्कीम बनाए, कोई भी कैंपेन हो, जब तक उसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन नहीं होगा इट कैन नॉट बी सक्सेसफुल। और डेमोक्रेसी की स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, सशक्त के लिए तो यही है कि हर कोई वोट करे, एवरी इंडिविजुअल वोट्स, सो दैट पीपल्स पार्टिसिपेशन की वहीं पे बात आ गई। शिवानी जी, आपसे जानना चाहूँगा, सरकार या इलेक्शन कमीशन अपने लेवल पर तो अवेयरनेस कर ही रहा है, पर मीडिया का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लोगों को अवेयर करने में, उनको मोटिवेट करने में। किस तरीके से मीडिया अपना ये रोल निभा रहा है? देखिए, चुनावी प्रक्रिया में जैसे आपने कहा मीडिया का बहुत अहम रोल रहता है। ये रोल रहता है कि एक धारणा, जो हमारे मतदाता होता है उसको एक धारणा देना। देखिए, जो मीडिया कवरेज होती है इलेक्शन के टाइम में, वो बेसिकली जहाँ के आप देखोगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जो उम्मीदवार हैं या संबंधित पार्टियां हैं, उनके अलावा एक अलग सेक्शन होता है। उसमें क्या बेसिक क्या रहता है कि किस क्षेत्र में चुनाव है, उसकी समस्याएँ क्या हैं। इसे आप सॉफ्ट स्टोरी भी कह सकते हैं इलेक्शंस की। इसमें बेसिक मुद्दे उठाए जाते हैं कि ये इस क्षेत्र की ज़रूरत है या इस क्षेत्र की मांग है या यहाँ पे ये समस्याएं हैं। पिछली जो कार्यकाल में जो पिछले विधायक या पिछले सांसद रहे उन्होंने क्या किया है, जो नए आए हैं वो क्या वादे करें। तो जो ये कंपैरिजन वाली जो न्यूज़ बनती हैं, सॉफ्ट स्टोरीज बनती हैं, इसमें लोगों के मत लिए जाते हैं कि वो क्या चाहते हैं, अपने उम्मीदवार से क्या उम्मीदें हैं उन्हें, उनकी समस्याएं क्या हैं, या अगर उनकी समस्याएं बहुत लंबित हैं, पिछले बड़े सालों से हैं, तो कुछ सुलझी हैं कि नहीं सुलझी हैं। तो इस तरह की जो खबरें होती हैं, जो इस तरह के जो हम एक व्यूअर को एक तरह का जो हमारे पाठक हैं उनको जो दिया जाता है, उसमें बहुत अहम होता है अपना जो मतदान है, या उसके लिए आप सोचिए एक धारणा बनाएं कि हमें क्या उम्मीदवार लेना है क्या नहीं। क्योंकि जो पिछला चुनावी घोषणा पत्र होता है उसके कंपैरिजन जब किया जाता है कि पिछले चुनाव में ये घोषणाएं की गई थी, एक क्षेत्र में ये पेयजल समस्या के लिए ये किया जाएगा या सड़कों का निर्माण होगा, उसका जब कंपैरिजन करके जो बनाया जाता है तो जो एक मतदाता होता है उसको बहुत क्लियर पिक्चर एक मिल जाती है कि पिछली बार, क्योंकि इतनी पिछला याद रखना बहुत होता है, लेकिन एक मीडिया का बड़ा अहम रोल होता है कि पिछली बार क्या था, इस बार क्या है, तस्वीर बदली है कि नहीं बदली है, या बदली गई। एग्जैक्टली जो कंपैरिजन वाली जो एक न्यूज़ या जो हम पाठक को एक देते हैं एक बेसिक, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और मीडिया का अहम रोल भी है, जैसे आप आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप प्रिंट के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत है, इसमें लाइव रिपोर्टिंग बहुत चलती है। तो एक तरह का बहुत अच्छा एक रहता है कि आप लाइव रिपोर्टिंग करते हैं, दोनों प्रतिनिधि आप जो उम्मीदवार हैं वो आपने सामने होते हैं, समस्याएँ पूछी जाती हैं, तो वो बहुत अच्छा पैटर्न, तो लोगों को अपनी धारणा बनाने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है और एक बेस तथ्यों पर जो है वो अपनी एक अपना मन या अपना मत बना सकता है। जी डॉक्टर वेद, थोड़ा सा मतदान और इससे हटके आपसे जानना चाहूँगा, एक शिक्षाविद के नाते, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नेशनल यूनिवर्सिटी में, चुनावी प्रक्रिया जो है, अगर भारत की बात करें, बहुत लंबा समय है, बहुत करोड़ों रुपए का इस पर खर्च होता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारा स्टाफ दूसरे विभागों से भी लगता है निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए।
अगर हम बात बाय पोल्स की करें, मध्यावधि चुनाव की करें, चाहे वो टेन्योर से पहले कुछ महीने पहले होता है, कितना सही है, कितना गलत है? जहाँ तक सवाल बाई पोल इलेक्शन का है, मध्यावधि चुनाव का है, कि चुनाव में जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है और जो संविधान कहता है कि अगर 1 साल से कम समय में, लास्ट का जो 1 साल है, 1 साल से कम समय में किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर बाई पोल इलेक्शन नहीं होगा, और उससे पहले होता है तो वो बाई इलेक्शन ज़रूर किया जाएगा, बाई इलेक्शन होगा वहाँ पर। तो यहाँ पर और यहाँ पर जो राज्य सरकारें हैं वो जहाँ पर कुछ ऐसी क्राइसिस है, जहाँ पर वायलेंस है या कुछ बाढ़ है या फिर कुछ चक्रवात आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन यूनियन गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन से वहाँ पर इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक समय जो है इसके लिए, इसको सोचने की ज़रूरत है इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि हम रिफॉर्म्स की स्टेज पर हैं कि हम लोग इसमें जो अमेंडमेंट्स कर सकते हैं कि इलेक्शन के लिए, क्योंकि आपको पता है कि कितना ह्यूज मनी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, कितने इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो जब आप एक ऐसे पीरियड में आपको लगता है कि बाई इलेक्शन जो आप बिल्कुल एक ऐसे समय में 1 साल के बाद इलेक्शन होने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन को कुछ सोचना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान जो आपकी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें इसमें, काफी नई घोषणाएं नहीं कर पाते, नई घोषणाएं नहीं है, कोई आपका पूरा का पूरा प्रोसेस आपका रुक जाता है। तो उस बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं अफेक्ट। और हिमाचल प्रदेश में तो आप देखिए कि स्कूल खाली हो गए, यूनिवर्सिटीज खाली हो गई, ये पूरी की पूरा एकेडमिक पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। इस चीज पे इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा उस चीज पर, क्योंकि रिफॉर्म्स की स्टेज पर है, हम लोग नई चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसमें भी सोचा जा सकता है, संभावनाएं, और एक्सपेंडिचर भी बहुत ज्यादा करोड़ में वो लगता है। अब सब हम अपने दर्शकों को बता दें, यदि आपके भी कोई प्रश्न है या कोई आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे पास टोल फ्री नंबर्स हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के, हम आपको वो बता दें, तो आप कोई भी जानकारी या कोई भी आपका सुझाव है तो वो आप इन नंबर्स पे फ़ोन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो हमारा टोल फ्री नंबर है वो है 1800 3321 950। एक बार फिर बोलता हूँ, 1800 3321 950। और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नई दिल्ली का टोल फ्री नंबर है 1800 11 1950। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नई दिल्ली का टोल फ्री नंबर 1800 111950। इन टोल फ्री नंबर्स पर आप कभी भी फोन कर मतदान से संबंधित कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब सब बातचीत को आगे जारी रखते हुए संक्षिप्त में आप दोनों से चाहूंगा कि क्या संदेश रहेगा हमारे दर्शकों के लिए, बिल्कुल संक्षिप्त में। जहाँ तक सवाल जो आने वाले आगामी चुनाव है उससे संबंधित जो संदेश होगा कि आप खुलकर मतदान दीजिए, क्योंकि आपका जो पार्टिसिपेशन है, आपका जो मत है वो तय करेगा, वो भविष्य तय करेगा, आपके क्षेत्र का भविष्य तय करेगा। तो आपको पार्टिसिपेशन करना चाहिए, मस्ट वोट जी, आपको मस्ट वोट। शिवानी जी, जैसे कि संवैधानिक अधिकार है, इस अधिकार ना समझ के कर्तव्य माना जाए कि नहीं हमें वोट करना है, मॉरल ड्यूटी। एग्जैक्टली, मुझे लगता है कि राइट से ज़्यादा अगर हम इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि नहीं हमें मतदान देना है और एक अच्छा उम्मीदवार लाना है जो क्षेत्र का विकास करे, आपकी उम्मीदों पे खरा उतरे और किसी भ्रमित होकर मतदान ना करें, अपने सोच विचार कर मतदान करें कि कौन सा उम्मीदवार योग्य है और वोट जरूर करें। जी, बहरहाल शिवानी जी, वेद जी, आपने समय निकाला हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।